तो ये कुछ वो क्वेश्चन है जो हमने कुछ दिनों पहले टेस्ट में दिए थे, और वो वाले क्वेश्चन मैं आज उठा रहा हूँ, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने टेस्ट नहीं भी दिया तो भी इनको समझ सकते हो कि मैं क्वेश्चन ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। टेस्ट नहीं भी दिया था यानी आपके पास अगर वो क्वेश्चन नहीं भी है तो भी आपको समझ में आया क्वेश्चन था क्या। ठीक, उसके अलावा अगर आपके टेस्ट में कम स्कोर भी आया है तो भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उसमें टेस्ट में कम स्कोर करते भी हो, मेन बात यह कि आप उससे सीखोगे। जो आपकी गलतियां हुई उन गलतियों में इंप्रूवमेंट करो और सीखो, अगली बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो टेस्ट का पर्पज ये होता है, वो सीखने की स्टेज है। एक टेस्ट भी जो हम देते हैं तो उसको यूँ मत समझो कि वो फाइनल टेस्ट है और आप डिमोटिवेट होकर बैठे नंबर तो आन रहे हैं। तो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बहुत कुछ में सीखोगे तो धीरे धीरे अपने आप स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पहले आप बस सीखते चलो, जो भी गलतियां हो रही हैं उनको सीखते चलो। तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। पहला क्वेश्चन जो था जिसमें ऑलमोस्ट सारी 1D की सारी थ्योरी कवर हो जाती है। इसमें जो टेस्ट हुआ था सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकली थे, लेकिन उसमें जब न्यूमेरिकल आपने किए होंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि इसका आंसर कैसा बनेगा। मतलब थी थ्योरी, लेकिन वो समझ में न्यूमेरिकल से ही आएगी जो हमने क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा मोशन 1 डायमेंशनल मोशन नहीं होता। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से कौन सा डायमेंशनल 1D मोशन नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन था लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग। दूसरा था अर्थ की रिवॉल्विंग अराउंड सन, अगर अर्थ सन के अराउंड घूमती का ये मोशन 1D है। अगला था मोशन ऑफ ए व्हील, जो व्हील है ट्रेन का, वो व्हील जो घूम रहा है क्या उसका मोशन 1D है। और अगला था ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो किसी ट्रैक पे ट्रेन चल के जा रही है पूरी ट्रेन को, तो क्या उसका मोशन था। मतलब सी ऑप्शन तो ट्रेन के खाली टायर का है, उसके व्हील का है, और डी ऑप्शन पूरी ट्रेन को एक साथ देखने का है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 1D को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले देखो 1D क्या होता है। 1D मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में बॉडी चले। 1 डायमेंशनल मतलब स्ट्रेट लाइन, बॉडी एक ही तरफ चले, यानी उसके एक ही कोऑर्डिनेट हों, वो घूमे नहीं, वाई में जेड में उस तरफ ना जाए, यानी बॉडी सिर्फ एक सीधे रास्ते पे चलती रहेगी, तो वो होगा हमारा 1D मोशन। अब अगर हम पहला देखें लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट की जो लैंडिंग होती है, एयरक्राफ्ट नीचे होता है, उतरता है, धीरे धीरे नीचे आता है, तो वो आगे भी बढ़ रहा है और वो नीचे भी जा रहा है, तो उसके एक साथ 2 मोशन हो रहे हैं। मतलब वो थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है। तो इस वजह से उसका जो मोशन हुआ वो 2 डायमेंशनल हो गया, वो 1 डायमेंशनल नहीं बचा। क्लियर। अगर हम सिर्फ एक प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन पे अगर लैंड करेगा, तो वैसे अगर वो घूम भी रहा होगा तो फिर वो 3D बन जाता है। तो अभी तक है 2D की तरह से देखते हैं। तो नेक्स्ट मोशन है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये भी पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर बार अर्थ का रास्ता डायरेक्शन चेंज कर लेती है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी हर बार डायरेक्शन चेंज करती रहेगी तो वो भी 1D नहीं होगा। 1D की एक पहचान ये भी होती है कि वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करती। 1D में वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड बदल सकती है। अगर डायरेक्शन वो चेंज करे जा रही है फिर इसका मतलब वो मोशन 1D नहीं है। ठीक। तो अभी क्या था हमारा, ये जो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन भी वो सर्कुलर मोशन होता है, वो हमारा 1D मोशन नहीं होता, कि बॉडी डायरेक्शन लगातार चेंज करती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो सी ऑप्शन है वह मोशन ऑफ अ व्हील, वो एक सर्कुलर मोशन है। जो अगर आप खाली व्हील को देखोगे तो एक पॉइंट पे घूमे जा रहा है, गोल गोल घूमे जा रहा है, तो उसके हर पॉइंट की एक अलग अलग वेलोसिटी है, तो हर पॉइंट की डिफरेंट वेलोसिटी है। वो तो एक पॉइंट भी नहीं है, तो वहाँ पे तो 1D का वैसे बात नहीं हो सकती। बहुत सारे पार्टिकल हैं जो लगातार सर्कुलर मोशन में है। लेकिन जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन को हम पूरे को एज ए सिंगल यूनिट देखते हैं, पूरी ट्रेन को एक सिंगल यूनिट देख रहे हैं। अब उसके डिफरेंट पार्ट की बात नहीं कर रहे, पूरी ट्रेन के एक साथ देख रहे हैं, और पूरी ट्रेन सिर्फ एक ही तरफ चल के आ रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो ये वाला मोशन हमारा 1D हो जाएगी, पूरी ट्रेन एक साथ जा रही थी एक रास्ते पर, तो ये मोशन कैसा हुआ 1D। तो इसका आंसर था 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा होगा, ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। हर क्वेश्चन को सुनना, आपको समझ में जो आया उसको अपने नोटबुक में नोट कर लो कॉन्सेप्ट के रूप में, बहुत काम आएगा, बाद में बहुत काम आएगी ये चीज़ें। सारा ही कवर हो जाएगा जितनी भी इसकी थ्योरी है ऑलमोस्ट, जो 1D वाली है। नेक्स्ट है रेशो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो क्या होगा। लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इस टाइप के ऑप्शन थे। मतलब 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, किस टाइप का होगा। अब आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी चलती है, इसने कोई ऐसी जनरल कंडीशन नहीं दी कि वो 1D है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, या बॉडी सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा। उसने सिंपल जनरली बात बोली है कि डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में किस टाइप का रिलेशन होता है। अब डिस्टेंस आप जानते हो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, और डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो कई केस ऐसे हमारे हो जाते हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है। अगर बॉडी एक ही रास्ते पे चले जा रही है, एक ही तरफ चले जा रही है, फिर एक ही तरफ चले जा रही है बॉडी, उस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, यानी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, सिर्फ एक ही तरफ चलती है, तो उस केस में दोनों इक्वल होते हैं। जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होते ही चाहे वो उसी पाथ पे वापस आ जाए,
मतलब जैसे 1D रहते हुए भी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है, पूरा पलट जाए, पीछे आ जाए, तो ये हो सकता है। इस केस में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस से कम हो जाएगी। या यूं हो सकता है कि वो गोल घूम जाए, वो बॉडी गोल घूम जाए। अगर वो गोल घूम जाएगी तो डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ होगा और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि वो छोटा होगा। ठीक, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है उस ही सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होती है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है बॉडी की तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्टेंस से या तो छोटी होगी या उसके इक्वल हो सकती है। तो लेस देन और इक्वल टू यूनिटी आएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस की, अगर इनमें से कोई बॉडी कुछ देर तक चले तो उसमें से क्या चीज़ जीरो हो सकती है। क्या उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है, क्या उसकी स्पीड जीरो हो सकती है, या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। नन ऑफ दीज। देखो डिस्टेंस अगर तो कभी जीरो हो नहीं सकता अगर बॉडी हिल जाए तो। अगर बॉडी थोड़ी सी भी हिल गई है चाहे वापिस वहीं लौट के आ जाए, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। और डिस्टेंस जीरो नहीं है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड भी फिर कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस तो जीरो है नहीं, टाइम कभी जीरो होता नहीं। थोड़ी देर के बाद देखो टाइम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो जीरो नहीं है, डिस्टेंस भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब स्पीड तो कुछ आएगा, तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है अगर बॉडी वहीं घूम के आ जाए। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो इन्होंने कैन भी था क्वेश्चन में कि क्या वो हो सकती है कि नहीं। तो उसमें इसमें तो कैन मस्ट इन छोटी छोटी चीज़ों का ही खेल है। तो वो उस केस में जीरो हो सकती है अगर बॉडी वहीं पे लौट के आ जाती है। तो अगर बॉडी आगे बढ़ गई वहीं लौट के नहीं, फिर वो जीरो नहीं हो सकती। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस ही जीरो हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कंडीशन होगी। अगर किसी बॉडी की डिस्टेंस ही जीरो हो गया, मतलब बॉडी चल ही नहीं रही है, तो फिर क्या डिस्प्लेसमेंट में के बारे में क्या रहेगा। अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट को होना ही पड़ेगा जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर होती है तो उस केस में डिस्टेंस जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर डिस्टेंस ही जीरो हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट को तो जीरो होना ही पड़ेगा, फिर तो बॉडी चली ही नहीं है, वो जहां थी वहीं के वहीं है। डिस्प्लेसमेंट वाले केस में ऐसा होता है कि बॉडी घूम के आ गई हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बन गई होगी लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। तो इसलिए इस ऑप्शन आएगा इसका जो मस्ट बी जीरो। तो फोर्थ का आंसर था मस्ट बी जीरो। ठीक, तो इसमें से अगला क्वेश्चन था कि अगर किसी बॉडी की लोकेशन चेंज हो गई, अगर किसी बॉडी की लोकेशन बदल गई तो फिर क्या रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पता चलता है हमको अगर उसकी लोकेशन ही बदल जाए। अगर लोकेशन चेंज हुई है, देखो अब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ तो होगा ही, यानी बॉडी अब उसी पोजीशन पे तो है नहीं जहां पहले थी, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी जीरो नहीं हो सकती, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी। और हाँ, डिस्टेंस तो जीरो फिर हो ही नहीं सकता कि वो तो कोई बॉडी थोड़ी चल गई है, डिस्टेंस तो फिर वैसे भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो तो डिस्टेंस तो जीरो कहाँ से होगा। तो इसलिए इसका आंसर है नाइदर इज जीरो, तो इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो फिर वही बात कि डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कि उन्होंने जनरल कंडीशन हो रही है। ये सारी चीज जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब सभी के जितना भी आपने आसपास का अपना सब मोशन देखे हैं उनमें से कोई ऐसे केस में किसी में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने इसको मार्कर के ऊपर फेंका, ये लौट के मेरे हाथ में वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो है? वो तो जीरो नहीं है ना, वो जहां गया तो वहीं आ गया। और एक और केस है, मान लो वो वहीं मार्कर यहीं था, यहीं कहीं रखा हुआ है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और अभी डिस्टेंस भी जीरो है। तो इस केस में डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और अगर ये चल के आएगा फिर वहीं आएगा, फिर वो नॉन जीरो भी हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे केस आपको एनालाइज करने, जितने भी यूनिवर्स में आप जानते जितना अपने आसपास अपने ऑब्जर्व किया हो, लॉजिकली उनको ढूंढो और आंसर करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, यानी 1D में, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट से हमको ये पता चलता है कि बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी फिर, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बनती है। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज वैसे भी नहीं होगा, उसका कोई कांस्टेंट जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो बॉडी लगातार एक ही तरफ जाए जा रही है। अगर वो एक ही तरफ चल रही है उस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी और जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल आएंगे। उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो दोनों सेम आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे।
और उसकी वेलोसिटी और स्पीड वो भी दोनों सेम आएगी, क्योंकि वो चीज़ एक ही तरफ चल के आ रही है। यही अकेला केस ऐसा होता है जहां डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है, तब तक जब तक बॉडी एक ही तरफ चलती रहे। तो यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो उस केस में ऐसा रहता है। जैसे आपको बताया भी था क्वेश्चन, अगर आप सेकंड इक्वेशन मोशन लिखते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी आपको मालूम पड़ा कि वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, तो वेलोसिटी चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगी उसमें, ए भी जीरो है। अगर ए इज इक्वल टू जीरो तो स्पीड s इज इक्वल टू एस डिस्प्लेसमेंट था इज इक्वल टू यू इंटू टी बन जाता है। u को अगर हम स्पीड बोलते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाता है। तो ये वो अकेला केस है जो 8th तक आप पढ़ते हो, जब तक बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं होती है। क्लियर? वहां पे हमने पढ़ा भी नहीं था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अलग होते भी हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ही नहीं थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती ही नहीं थी, तो वहां पे वैसे ही वो दोनों सेम आती थी। तो ये था अगला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि जो स्पीड है उसका वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। ठीक वही जो डिस्टेंस का वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के साथ है, स्पीड या तो डिस्टेंस वेलोसिटी से बड़ी होगी या बराबर होगी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टाइम दोनों का सेम आएगा तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसलिए 8th का आंसर बनेगा स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी वी, सॉरी। क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है। अब ये बात मैंने आपको रीड करना सिखाया था, ग्राफ में क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया के लिए आप दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, कट गया, मीटर आ गया। मीटर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें वेक्टर क्वांटिटी ही देगा वो, तो असल में मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, चेंज देता है वो, तो वो चेंज इन पोजीशन बताता है। एरिया हमेशा चेंज बताता है, तो यहां पर वो क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर डिस्टेंस ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो गलत आएगा। हाँ, अगर आप मोड ले लोगे उसका, देखो अगर ग्राफ नीचे भी जा रहा है, अगर ग्राफ इस टाइप का आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं जो जो हो सकती है। तो ग्राफ अगर इस टाइप का आ रहा है, तो अगर आप इस एरिया को पॉजिटिव और इस एरिया को नेगेटिव मान करके टोटल एरिया निकालते हो, फिर तो आपको मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। एक मतलब एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव मान के अगर आप निकालते हो तो वो चीज़ जो हमको मिलता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप दोनों को साइन के साथ पॉजिटिव मान के ऐड कर देते हो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों को सिंपल ऐड कर दिया, फिर वो चीज़ डिस्टेंस होती है। तो क्लियर, ये होगा 9th क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट अब हमारे पास 10th क्वेश्चन कि अगर डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाए, अगर किसी बॉडी की जो डिस्टेंस कवर्ड है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाए, यानी कि टाइम की कोई हायर ऑर्डर नहीं है, वो टी की पावर 1 है बस, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है इस केस में टाइम के ऊपर। तो उसका जो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में क्या रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, उसकी स्पीड कैसी रहेगी वो बताना है, स्पीड कैसी है, वेलोसिटी कैसी है वो बारे में बताना है। देखो अगर इसका आंसर देख सकते सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, अगर आप सेकंड इक्वेशन मोशन लिखो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनी है हमारे पास, ये इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान करके बनाई गई है, यानी बॉडी में एक एक्सेलरेशन है तो ये इक्वेशन होती है। अब हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो कवर्ड है उसका वो सिर्फ टाइम की 1 पावर पे डिपेंड करता है, सेकंड पावर पे डिपेंड नहीं करता। अगर उसको इससे इंडिपेंडेंट बनना है तो इसका कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये फैक्टर हट जाएगा इक्वेशन में से। ये फैक्टर इक्वेशन में से कब हटेगा, जब इसका ये वाला फैक्टर जो कोफिशिएंट बनता है इसका वो हट जाएगा। ये कब हटेगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 होगी, सिर्फ उसी केस में डिस्टेंस कवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आता है। अगर एक्सेलरेशन 0 ना हो फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं आती, वो हायर ऑर्डर पे चला जाता है। ठीक है, टी स्क्वायर पे ऐसे इस केस में डिपेंड कर रहा है। अगर वो थोड़ा और वेरी करेगा तो टी क्यूब टी 4 ऐसे जाएगा, मतलब पावर बढ़ती चली जाएंगी अगर एक्सेलरेशन हुई तो इस केस में एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करती, और वेलोसिटी चेंज नहीं करती, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब फिर वो चीज़ स्पीड भी क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, ये इस क्वेश्चन का मतलब था। ये था 10th क्वेश्चन। अगला स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, उसका स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा आएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या आएगा। क्वेश्चन ये था, स्लोप क्या होता है, कितना इंक्लिनेशन आएगा, कितना इंक्लिनेशन आएगा ये बताना था।
तो अब बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, या यूं कह लो कि एक्सेलेरेशन क्या होती है, जीरो। तो इसकी एक्सेलेरेशन जीरो है, अब हमको ये मालूम बात पता चल गई। और वीटी ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलेरेशन देता है। कैसे पता चला? कहीं पर भी स्लोप चेक करना हो तो दोनों की यूनिट को डिवाइड करके देखो, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इधर से क्या आया सेकंड, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ एक्सेलेरेशन बनेगी और इसका स्लोप एक्सेलेरेशन बनेगा, और एक्सेलेरेशन उसकी जीरो है तो स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर पॉइंट? तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो स्लोप क्या आता है, जीरो आता है। ठीक। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या रिलेशन होता है। ठीक वही वाला क्वेश्चन, अगर वो एक ही रास्ते पे एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर वो एक रास्ते पे स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो इक्वल होंगे, और अगर वो डायरेक्शन बाई चांस वेलोसिटी चेंज करेगी, बॉडी चेंज करेगी, तो फिर वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन था। अगला 13 क्वेश्चन है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर आप मीटर को सेकंड से डिवाइड कर दो तभी स्लोप मिलेगा ना। दोनों एक्सिस की यूनिट को डिवाइड करो, पोजीशन का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर बाय पर सेकंड, ये चीज़ क्या होती है, वेलोसिटी होती है, तो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये 13th क्वेश्चन था। अगला है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या। देखो इसमें बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन रहती है। ये वैसे तो कुछ हद तक हिस्सा आपका रीजनिंग का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है या एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। देखो एवरेज स्पीड, जो हम एवरेज से मतलब अभी तक जानते हैं, जैसा हम करते आए थे कि मान लो 2 स्पीड है या 2 नंबर है, उनका एवरेज निकालना हो तो वहाँ पे सिंपल तरीका अपना लेते हैं, दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ये यहाँ पे लागू नहीं होता, वो एक स्पेशल केस होता है, इसमें लागू होता है, हर केस में यहाँ पर ये लागू नहीं होता। यहाँ का सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो बेसिक है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो बेसिक एक्चुअल फॉर्मूला है वो तो यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, वो S1 प्लस S2 प्लस S3/3, अगर आप इस टाइप की चीज़ लगाओगे तो फिर वो गलत है, वो एक स्पेशल केस में ही होता है, हर केस में वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। तो मैं करवाऊंगा आपको, जब अगला कोर्स हम आगे स्टार्ट करेंगे तब करवाऊंगा। तो अभी ये चीज़ समझ में आई। तो उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगा, वो V1 प्लस V2/2 नहीं आता, वो एवरेज के लिए गलत फॉर्मूला है। ठीक, तो ये बना हमारा 14th क्वेश्चन। अगला 15th क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन था, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे वो मैंने नहीं लिए हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने 9th को भी दिया था सेम पार्ट, इससे आगे का पार्ट सिर्फ 11th वालों को दिया था, तो वो 9th वालों के लिए अभी काम का नहीं है, अगले वाला सिर्फ 11th वाले के लिए काम का। अगर हाँ सीखना हो तो सीख सकते हो आप भी। तो अभी देखो 11th वालों के लिए जो क्वेश्चन थे आगे वो उठाते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन था कि डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का कैसा आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ XT ग्राफ एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का किस टाइप का आएगा। तो अगर आप उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन ढूंढनी होती है। ठीक, ये ग्राफ का पूरा टॉपिक जो एक थोड़ा मैंने कवर किया था, थोड़ा और इसके जो बताऊंगा आपको उसके बारे में, किस इक्वेशन से कैसे पता चलता है कि उसका ग्राफ कैसा आने वाला है। तो खैर अभी जितना जानते हैं उतना वो यूज़ करते हैं। तो अभी आपने शायद पैराबोला चीज़ नहीं पढ़ी, फिर बता देता हूँ। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आए जैसे y = mx², मतलब एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल होंगे, एक y होगा एक x होगा, मतलब एक 2 वेरिएबल जो एक डिपेंडेंट इन्वेंट होता है, उसमें से अगर 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 है, y² = mx या x² = my, यानी कि 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 है, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है, उसका ग्राफ पैराबोलिक बनता है। ये इक्वेशन से डायरेक्ट पहचाना जाएगा कि इसकी इक्वेशन अगर ऐसी बन गई है तो या क्वाड्रेटिक कहते हैं उसको, हम क्वाड्रेटिक बन गई है इन वन, बस एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होना, दूसरे में नहीं होना चाहिए, तो फिर उसे कहते हैं कि वो चीज़ एक पैराबोलिक है। तो हमने अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए इक्वेशन लिखे तो S = ut + ½ at² होती है, पोजीशन टाइम की यही होती है ना। अब इसमें टाइम की पावर 2 है और पोजीशन की पावर 1 है, तो ये 2 ही वेरिएबल है इसमें, a और u तो कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ये कांस्टेंट, हाँ u कांस्टेंट होता है क्योंकि इनिशियल था। टाइम की पावर 2 है, s की पावर 1 है, तो एक कैसे इक्वेशन बनी, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, पावर हाई चलेगी, मतलब 1 की पावर 2 चलेगी, 1 की पावर 1 चलेगी, इसे बोलते हैं पैराबोला। तो ग्राफ कैसा नजर आएगा, हमारा पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ये चीज़ आपने पैराबोला अगर छोड़ो से, आपने पैराबोला फिर नहीं पढ़ रखा, खैर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में पूरा वो टॉपिक बता दूंगा क्या पैराबोला क्या होता है और एलिप्स क्या होता है, सबकी इक्वेशन कैसे ड्राइव होते हैं। ठीक, तो अगली चीज़ हमारे पास कि एक्सेलेरेशन का जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलेरेशन कैसे मिलता है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास हो तो उसका स्लोप हमको देता है एक्सेलेरेशन। फिर से किस तरीके से, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर पहले भी किया था, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ से मिल रहा है स्लोप।
अगला क्वेश्चन है नेचर ऑफ पाथ किस पे डिपेंड करती है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पाथ जिसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, एक पाथ होता है जिसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और एक चीज होती है ग्राफ। ग्राफ में इंफॉर्मेशन है, पाथ उसकी एक्चुअल पिक्चर है, कैसे वो दिख रहा है, किस टाइप की मूवमेंट उसकी हो रही है। ठीक, मान लो कोई बॉडी है, भले ही वो गोल गोल घूम रही हो, लेकिन ग्राफ उसका हो सकता है कि कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाए, या कोई बॉडी ऐसी हो सकती है जो चल स्ट्रेट लाइन में रही हो लेकिन ग्राफ उसका किसी और तरीके का आ जाए। जैसे इससे पहले क्वेश्चन भी था, बॉडी चल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो कुछ भी है सारा स्ट्रेट लाइन ही तो है, लेकिन ग्राफ कैसे आ रहे हैं, पैराबोला, एलिप्स, सर्कुलर, इस टाइप के आ रहे हैं। तो ग्राफ अलग चीज होती है, पाथ अलग चीज, तो एक्चुअल भी कहाँ कहाँ जाएगा वो चीज अलग होती है। तो इसने कहा कि वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो वेलोसिटी पे और एक्सेलेरेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है। देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट का मतलब क्या, डायरेक्शन भी चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं, तो डायरेक्शन चेंज नहीं तो बॉडी कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। दूसरा केस, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, तो अगर वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी यूनिफॉर्मली कॉन्स्टेंटली, तो बॉडी लगातार घूमेगी और वो होता है सर्कल। यानी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो यूनिफॉर्म रेट पे, वो होता है सर्कल। यानी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट थी तो क्या बना, सर्कल। दूसरा केस है कि एक्सेलेरेशन जो है वो लगातार हर जगह पे अलग अलग आ रही है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हर जगह पे एक ही वैल्यू अलग आ रही है। उस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, तो वहां पे आ जाता है वो पैराबोला। तो इसका मतलब कि एक्सेलेरेशन किस हिसाब से आ रही है और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ रही है, किस हिसाब से आ रही है, उन दोनों के ऊपर बेस्ड उसका नेचर आएगा, ग्राफ कैसा बनेगा। समझे कुछ, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बॉडी गोल घूमेगी या किसी कोई टर्न ले, कुछ और सर्कुलर मोशन या किस टाइप का मोशन आएगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो फिर कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसके लिए ये चीज किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ पाथ वेलोसिटी पे और एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक, अगर सवाल होता कि ग्राफ किस पे डिपेंड कर, नेचर ऑफ ग्राफ कैसा आएगा, तो नेचर ऑफ ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हमसे पूछते वो एक्सेलरेशन पे आता है। पहली बात तो नेचर ऑफ ग्राफ में हमसे ये पूछा जाता किसके बीच में ग्राफ, और फिर अगर हम जैसे पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछते या पोजीशन टाइम ग्राफ पूछते तो वो डिपेंड करता हमारा एक्सेलरेशन पे। ठीक, अकेले एक्सेलरेशन पे अगर हमसे नेचर ऑफ ग्राफ पूछा जाता, तो अभी ग्राफ नहीं पूछा गया, नेचर ऑफ पाथ पूछा गया है, रास्ता क्या है, दो अलग अलग चीजें, ध्यान समझना। ठीक है, तो अगली बात जो हमारे पास है, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल करके दिखाऊं, तो मान लो अगर मैं इसको मैं फेंकता हूं ऊपर, ऐसे ऊपर फेंका मैंने इसको मार्कर को, तो इसको ऊपर फेंकने पर, इसको ऊपर फेंक के जाने पर इसका रास्ता सीधा है, ऐसे है, इसका मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा कि पहले वेलोसिटी ऐसे घटेगी फिर बढ़ेगी, तो ये ऐसा आएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसका यूं आएगा, लेकिन मोशन कैसा था, सीधा स्ट्रेट लाइन अप और डाउनवर्ड। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ग्राफ ये है और जो इसका पाथ होगी, पाथ ये आएगी, ये पिक्चर है। ठीक, तो अगली चीज है हमारे पास एक एक्सेलेरेशन चेंज कब करती है। देखो इस क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ थी। ठीक, एक क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ थी, मैंने पहले पढ़ा नहीं, मैंने अभी बाद में देखा, उसका आंसर जो भी है वो गलत है। एक्सेलेरेशन चेंज कब करती है, पहला क्वेश्चन था कि वेलोसिटी चेंज करने पर, इस टाइप के ऑप्शन उसमें दिए हुए थे। तो असल में देखो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज करने पर, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने पर, इन दोनों बातों से क्लियर नहीं होता कि वो एक्सेलरेशन चेंज करेगी कि नहीं। खाली एक्सेलरेशन है, सिर्फ इतना क्लियर होता है वेलोसिटी चेंज होने पर। अगर बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो सिर्फ एक बात समझ में आई कि वहां पे एक्सेलरेशन है। ठीक, दूसरा ही केस, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई तो भी सिर्फ एक बात समझ में आई कि वहां पे एक्सेलरेशन है। यानी डायरेक्शन के चेंज होने से और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से सिर्फ इतना समझ में आता है कि वहां पे एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन के चेंज के बारे में नहीं बताता। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज के बारे में पूछा जाएगा तो असल में ऑप्शन वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी होना चाहिए था। डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो अलग अलग तरीके से, या अगर उसका मैग्नीट्यूड है तो वो भी लगातार बदले और वेरिएबली बदले, यानी कि उसका जो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड है उसका रेट भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से 19th का जो क्वेश्चन है उसको आप ग्रे समझ लेना कि वो ऐसा नहीं था, पर आपको तो कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। वो खाली एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, वो पहला और दूसरा ऑप्शन है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होना। ठीक, चेंज अगर एक्सेलरेशन करना पड़ेगा तो रेट को चेंज होना पड़ेगा। ठीक, अगला ग्राफ है हमारे पास, एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है। देखो अभी पहले बताया था आपको, किसी भी चीज का एरिया दरअसल चेंज देता है, और कैसे चेंज निकालते हैं हम, डायमेंशन को यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, क्या बना, मीटर पर सेकंड, तो किसकी होती है, वेलोसिटी की होती है, तो वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक, तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा वो, चेंज इन वेलोसिटी, सारे एरिया चेंज बताते हैं।
वीटी ग्राफ चेंज इन पोजीशन जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी तो वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे वो मैंने छोड़ दिया, फिर से क्वेश्चन आएगा अगर ए कांस्टेंट होगा तो क्या चीज चेंज करेगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी तो चेंज करेगी, क्योंकि ए कांस्टेंट है और ए का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज कर गई तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज करेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो भी चेंज करेगी, वो भी होगी। हाँ, और टाइम तो चेंज होता ही है, वो तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थोड़ी देर के बाद की बात करोगे तो वो अपने आप से बदलता है, तो टाइम तो चेंज होगा ही, वो तो तीनों चेंज कर रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एयर रेजिस्टेंस को ध्यान में लिया जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस को ध्यान में लिया जाए तो जाने का टाइम, अगर किसी बॉडी को हम फेंकें ऊपर और उसमें एयर रेजिस्टेंस भी लें, देखो आप समझते हो कि भी जितना टाइम जाने का लगता है उतना टाइम आने में लगता है, उसमें एक कंडीशन है कि एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं, अगर उसको भी ध्यान में देखेंगे तो फिर जाने में और आने में जो टाइम लगेगा उनमें क्या रिलेशन आएगा। अभी समझाता हूं, कोई भी जो रेजिस्टेंस होती है, एयर की हो, लिक्विड की हो, किसी की भी हो, वो मोशन को अपोज करती है। ठीक, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है जो किसी के मोशन को अपोज करे, तो ये मोशन को अपोज कर रही है। अगर 11th वाले के हिसाब से कहूं तो आपने जो 10th में रेजिस्टेंस पढ़ी थी करंट की, वो क्या करती थी, करंट के फ्लो को रोकती थी, तो उसके अगेंस्ट होती थी, वो ये भी अगेंस्ट होती है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इस पे एयर की रेजिस्टेंस नीचे काम करेगी, एक्सेलरेशन नीचे आएगी, और जी तो होती ही नीचे है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर जो टोटल एक्सेलरेशन बनी उसमें एयर की और जी दोनों ऐड हो गई। लेकिन जब वो नीचे मुड़ा तो वो नीचे आ रहा है, अब उसको एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी, जिधर भी मोशन होगा उसके अपोजिट। तो डाउनवर्ड मोशन में एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड और जी तो कहाँ लगती है, नीचे ही, डाउनवर्ड में जी नीचे ही, ए अपवर्ड। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन बन रही है वो जी माइनस ए एयर बन रही है, यानी कि एक्सेलरेशन थोड़ी कम बन रही है। तो अब देखो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बताता है, जाते हुए बहुत तेजी से चेंज करेगी तो बहुत जल्दी उसको रोक देगी, यानी क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी जल्दी जीरो हो जाएगी, उसको टाइम क्या लगेगा, कम। आते हुए एक्सेलरेशन धीरे धीरे काम कर रही है तो वो थोड़ा आराम आराम से आएगी बॉडी, उसके मोशन को रोका जा रहा है, और अब देखो यहाँ पे रोकने वाला थोड़ा बचा है तो उसके मोशन को रोका जा रहा है धीरे धीरे, उसकी वजह से क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा समय ले जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन कम बन रही है इसलिए टाइम ज़्यादा ले जाएगा। हाँ, आप S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हो, उस केस में जो एक्सेलरेशन आएगी वहाँ थोड़ी नेगेटिव कम आएगी, तो वहाँ से अगर सोल्व करोगे आप तो टाइम की वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक, क्वालिटी अगर आप सोल्व करना चाहते हो 10th क्लास से तो उससे कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने सिंपल फिजिकल समझाया अभी आपको ये कैसे सोल्व करने की, मैथमेटिक्स अभी हमने उतना पढ़ा नहीं है जितना लगता है यहाँ पे। ठीक, तो अभी हमारा 25th क्वेश्चन एक और है, अगर वीटी ग्राफ और अपवर्ड मोशन कैसा होगा, अगर आप किसी बॉडी को अपवर्ड फेंक तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा नजर आएगा। ठीक, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऊपर फेंकोगे किसी बॉडी को आप, तो उसके ऊपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्या चीज़ मैटर करती है, लेकिन दोनों में स्लोप सबसे पहले बताता है कि किस टाइप का ग्राफ होगा, क्योंकि पैराबोला में स्लोप लगातार बदलती है, उसे पैराबोला कहते हैं, कि स्लोप लगातार इंक्रीज करे या लगातार डिक्रीज करे, वो स्लोप होता है फिजिक्स के हिसाब से। मतलब अगर पैराबोला की डेफिनेशन समझे तो ये होती है, या तो लगातार इंक्रीज करे या लगातार डिक्रीज करे। यहाँ भी था, ये पैराबोला है, पहले स्लोप धीरे धीरे घट रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो पैराबोला होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लोप उसका क्या है, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। आपने बॉडी को हवा में फेंका, वो तो कांस्टेंट हो गई जी, तो जी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, अगर स्लोप कांस्टेंट ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस केस में अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको, अपवर्ड पैराबोला में स्लोप इंक्रीज करता है, इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं, इसमें स्लोप डिक्रीज करता है। ठीक, तो ये था हमारे असाइनमेंट, इसमें जितने भी टॉपिक थे उस रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिए 1D वाले। अब 2D पे चलेंगे।